Hi, good morning. Welcome back, students. So we are doing class 10th, chapter number 3, history, nationalism in India, जिसमें हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा और हमने देखा कैसे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कैसे 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ। अब मैंने इसी लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, जो सत्याग्रह ये तरीके से या नॉन वायलेंट तरीके से जो प्रोसेसन महात्मा गांधी चाहते थे, पूरा मास मूवमेंट जो है लीड करना चाहते थे, वो उस तरीके से जो है नहीं यूनिफाई हो पा रहा था। और जो अलग अलग सिटीज में अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, गांव में अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे असम के जो टी प्लांटर्स थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने इस स्वराज मूवमेंट को या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने ही तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने ही तरीके से उसको समझा, और वो अपने तरीके से ही जो है मूवमेंट को चला रहे थे। उनको लगा कि महात्मा गांधी ने बोला है कोऑपरेट मत करो सरकार के साथ, ऑफिसर्स के साथ। तो जो ऑफिसर जिनके डायरेक्ट कंट्रोल में, अंडर देयर द पीपल हुम दे वर वर्किंग, उन्होंने डायरेक्ट जो उनका सुपीरियर थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसके खिलाफ अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट किया और शुरू किया, चालू किया। जैसे असम का मैंने अभी बताया, वैसे ही आंध्र प्रदेश में गुडेन हिल्स है, पहाड़ी एरिया है, वहां के जो ट्राइबल पीपल थे वो ज्यादातर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर जो है डिपेंड करते थे। वो कैटल रेयरिंग करते थे और एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो वो ज्यादातर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करना, ये उनकी प्रैक्टिस को फॉलो करते थे, और लकड़ियों पे डिपेंड थे। फॉरेस्ट में जाकर के लकड़ियां काट के लेके आना, ग्रास वगैरह जानवरों के लिए वहां से लेके आनी पड़ती थी, ग्रेजिंग करने के लिए पशुओं को लेके जाते थे। तो 1859 में वहां पर जो है फॉरेस्ट एक्ट बना दिया ब्रिटिश सरकार ने, और उनको अलाउ नहीं था, दे वर रेस्ट्रिक्टेड नाउ, दे वर बैंड नाउ टू गो टू द फॉरेस्ट एरिया विदाउट परमिशन। तो अब ये जो ट्राइबल पीपल थे यहाँ के, वो अपने लीडर अलूरी सीतारमन उनके लीडर थे, और उन्होंने इन ब्रिटिश ऑफिसर्स पर जो है गुरिल्ला वारफेयर से अटैक करना शुरू कर दिया। तो वो अपने अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। इसी तरह अगर हम अवध की बात करें, उत्तर प्रदेश में अवध जो है, वहां पर जो लोअर कास्ट लोग थे, जो तालुकदार के अंडर काम करते थे, तो तालुकदार और जमींदार उनसे बेगार कराया करते थे। बेगार मतलब, बेगार का मतलब होता है फ्री में अपने घर का काम उनको करवाते थे। अगर वो टाइम पर टैक्स नहीं पे कर पाते थे, या टाइम पर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस वो नहीं कर पाते थे, तो एज अ पनिशमेंट उनको फ्री में एज ए बेगार काम करना पड़ता था। उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, पेट भर के अनाज भी नहीं मिलता था। तो इस तरह की बेगार के खिलाफ और लो वेजेस के खिलाफ जो है बाबा रामचंद्र, जो एक मिस्टिक थे, और लोगों को ऐसा लगता था कि ये भगवान का कोई रूप है, और वो जो करते थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक कर दी थी। वो इस तरह के साधु संत टाइप के इंसान थे, तो लोग इन पर काफी भरोसा करते थे। तो ये इनके लीडरशिप में अवध के अंदर भी एक मूवमेंट चल रही थी, तालुकदार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके लोग अपने तरीके से इस मूवमेंट को चला रहे थे। तो उसमें आपके चैप्टर में ये तीन जो है अलग अलग केस स्टडी दिए हुए हैं। एक है गुडेन हिल्स का, जिसमें फॉरेस्ट एक्ट के कारण 1859 में जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट जो है अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में यहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो गुरिल्ला वारफेयर से जो है ऑफिसर्स के, फॉरेनर्स के ऊपर अटैक कर देते थे। अगर अब हम बात करें असम प्लांटेशन वर्कर्स की, तो ब्रिटिश सरकार ने एक फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट भी बनाया था 1859 में। ये इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था भाई? यानी हमारे ही देश के अंदर जो टी प्लांटर्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू गो बैक टू देयर होम्स, और टू राइट एनी मैसेज, टू सेंड एनी मैसेज टू देयर होम्स until unless the permission was given by the planters। यानी कि उनको एंडेंजर्ड लेबर बना दिया गया, यानी उनको कैद कर दिया गया। एक बॉन्ड पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था कि अब जब तक आप ये पूरा काम नहीं होगा कंप्लीट, 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, तब तक आप अपने घर भी नहीं जा सकते। उनको बॉन्डेड लेबर कर दिया गया। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ और ये जब स्प्रेड हुआ,
और असम प्लांटर वर्कर्स ने इसको इंटरप्रेट किया अपने तरीके से, तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने प्लांटर्स पे अटैक कर दिया, उन्होंने अपने नेक्स्ट लेवल ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया और उन्होंने अपने वो सारे जो बॉन्ड जो थे उनको फाड़ के फेंक दिया, एग्रीमेंट्स को फाड़ के फेंक दिया और वो फिर अपने घरों की तरफ जाने लगे। उनको ऐसा लगा कि महात्मा गांधी जी ने बोला है कि अब तुम अपने घर जाओ और वहां जमीनों का इक्वल बंटवारा होगा, हम आजाद हो जाएंगे, हमारा स्वराज आ जाएगा। तो इस तरह से असम के लोगों ने, टी प्लांटर्स ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस तरीके से इंटरप्रेट किया और अपने मूवमेंट को कैरी किया। लेकिन इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, यानी किस्मत खराब थी, घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में फोर्स को बुला लिया गया, इनको अरेस्ट किया गया और सबको, किसी को गोली मार दी गई और किसी को जेल में डाल दिया गया। फिर अवध का मैंने आपको बताया। तो देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में और गांव में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग फैक्शंस जो थे उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चला रहे थे। अवध में जो ये बाबा रामचंद्र के अंडर में तालुकदार के और जमींदार के खिलाफ जो वहां के जो पुअर पीजेंट्स थे, वो जो टीनेंट्स थे, वो जो मूवमेंट चला रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये चीज पता चली कि देखो ये अक्टूबर 1920s की घटना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले, और अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करना चाह रही थी, लोगों के एंगर को चैनलाइज करना चाह रही थी। तो जब उनको पता चला कि इस तरह की मूवमेंट जो है बाबा रामचंद्र चला रहे हैं अवध में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए और उन्हीं के साथ मिल करके बाबा रामचंद्र से उन्होंने मीटिंग की और अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसमें लोगों को शामिल किया गया और रिप्रेजेंटेशन दिया गया बाबा रामचंद्र को। उनका, उसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी काफी सपोर्ट किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि ये जो लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे खुलने लगी, जैसे जैकोबिन क्लब्स हुआ करते थे, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन पूरे यूपी में ऐसे स्टार्ट हो गया। और पुअर जो सेगमेंट था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो लोग थे, लोअर कास्ट जो लोग थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। तो इस पूरे लोगों के ग्रुप को ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां भेजा गया। तो अवध किसान सभा बनाई गई और एक नाई धोबी बंद करके जो है, क्योंकि इनकी लड़ाई किससे थी, देखिए ये जो अवध में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तो ब्रिटिश सरकार के बारे में कुछ ज्यादा जानते भी नहीं है, ना उनके बारे में कुछ इनको कोई मतलब है, ये तो सिर्फ अपने तालुकदार के खिलाफ और जमींदार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उनके नाई और धोबियों ने अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया ताकि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो, और फिर उन्होंने तालुकदार और जमींदार के घरों पर अटैक करने शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन जब इस तरह के अटैक्स उन्होंने नाई धोबी बंद किया, चलो ठीक है, फिर क्लैश हुआ और अटैक्स शुरू कर दिए, ये लोग वायलेंट हो गए। तो फिर महात्मा गांधी ने was not unhappy, he was not happy with this kind of violent movement, so इनका जो कोशिश थी वो यहाँ तक आकर के एंड अप हो गई। इसका मतलब अब ये जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में जो इंटरप्रेट करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, वो लास्ट 1922 में फिर एंड हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान से सुनना था आपने, तो ये पॉइंट रह गए थे तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम इस लेक्चर में जो मेन चीज कवर करने वाले हैं वो ये कवर करने वाले हैं, क्या हुआ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद। देखिए 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद में विड्रॉ कर लिया गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को, लेकिन क्या उसके बाद सब खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं है, लोग तो अभी भी एजिटेटेड हैं। लेकिन इस तरह के विड्रॉल कर देने से बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स दे वर अनहैप्पी विद दिस काइंड ऑफ मूव ऑफ महात्मा गांधी। तो फिर क्या हुआ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक डिवीजन हो गया, और जो कुछ लीडर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, वो एक्चुअली इस तरह का गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट नहीं करते थे, और वो शुरू से ही जो है इस बात को सपोर्ट करते थे कि हमें इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए और हमें सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, और वहां जाकर के हम अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों ने एक अलग पार्टी बना ली। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब वापस हुआ तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट एंड मोतीलाल नेहरू, सी आर दास फॉर्म्ड स्वराज पार्टी एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। 1922 में जो इलेक्शन होने थे 1924 में जो इलेक्शंस होने थे, अब वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक नई पार्टी बना करके ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण अलग हो गए। अच्छा, अब ये जो समय है, देखिए 1905 से पहले तक का जो समय था वो मॉडरेट्स का टाइम था, जहां पर लोग
प्रेयर्स के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार से रखना चाहते थे। दे वर कॉल्ड मॉडरेट लीडर्स। उसके बाद लाल बाल पाल 1905 बंगाल डिवीजन के बाद में एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है पावर में आए। अब जो 1920s नॉन कॉपरेशन के बाद इतनी सारी एजिटेशंस जो हो रही हैं और सप्रेशन रिप्रेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, अब जो नए युवा पीढ़ी आ रही है वो अब एक नए तरह का ग्रुप है, वो है क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी लोग हैं वो लोग। तो नए तरह के लीडर्स, न्यू लीडर्स अमर्ज्ड एज रिवोल्यूशनरीज, जैसे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नए युवा पीढ़ी थी उस टाइम पे। और रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, ये इस तरह के नए लीडर्स भी अमर्ज हो रहे हैं। तो देखिए दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉन वायलेंट मूवमेंट को कैरी ऑन करना चाहती है, लेकिन कुछ लीडर्स रिवोल्यूशनरी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से सहमत नहीं है और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते हैं। तो ये भी माहौल क्रिएट हो गया। एक तीसरा माहौल और क्या है, रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट भी साथ साथ चल रही है। एलिगोरी बनाई जा रही है, वंदे मातरम मूवमेंट्स चल रही हैं, वंदे मातरम बनाया गया, नेशनल सॉन्ग्स बनाए गए, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए, फोल्कलोर बनाए गए, लोगों के अंदर रीस्टोर की गई, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री को रीस्टोर किया गया, ग्लोरी को रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें मूवमेंट एक साथ चल रही है। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच का जो समय है, इसमें भी बहुत सारी पॉलिटिकल जो है चीजें हो रही हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। क्या था ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी? 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, वही राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में वाला, उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली जो खजाना ब्रिटिश ट्रेजरी जो शिफ्ट की जा रही थी उसको काकोरी स्टेशन पर लूट लिया। हालांकि बाद में उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और सबको समय समय पर फांसी दे दी गई या गोली मार दी गई। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो गई। तो इससे भी ब्रिटिश सरकार को काफी ये बात पहुंची, वहां तक ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच गई, पता चला कि ये सब हो रहा है हिंदुस्तान में, लोग इतने ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फिर साइमन कमीशन को भेजा गया। देखिए 1927 में ना इलेक्शन हुए होंगे वहां पे ब्रिटेन में, और एक नई गवर्नमेंट बनी और वहां के प्राइम मिनिस्टर बने टॉरी, तो इसको बोलते हैं टॉरी गवर्नमेंट। तो देखिए 1927 में जो टॉरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इंडिया को बड़ा सीरियसली समझने के लिए स्टेप्स उठाए। उन्होंने सोचा कि अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। तो नए नए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 मेंबर्स की एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन जो है इंडिया भेजी सर साइमन की अध्यक्षता में, लीडरशिप में। लेकिन इस साइमन कमीशन को इंडिया में बॉयकॉट किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, जब लाहौर में ये पहुंचे तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय सबसे आगे एज ए लीडर लीड कर रहे थे प्रोसेशन को। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। तो इस तरह का जब एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ तो लाठीचार्ज का ऑर्डर किया गया। तो जब लाठीचार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोटें आई, ही वॉज इंजर्ड बैडली, और 20 दिन तक 25 दिन तक आईसीयू में एडमिट होने के बाद, सीरियस थे वो काफी, उनकी डेथ हो गई। तो जिस ऑफिसर ने लाठीचार्ज की इजाजत दी थी या ऑर्डर्स दिए थे, उनका नाम था सॉन्डर्स। अब ये सॉन्डर्स को भगत सिंह एंड टीम, जो भगत सिंह और उनके जो टीम है, उन्होंने सॉन्डर्स को गोली मार दी। तो ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया? क्या डिमांड्स थी इंडियंस की? एक्चुअली इसमें तीनों ही जो ऑफिसर्स थे जो इंडिया को स्टडी करने के लिए आ रहे थे, ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे थे, रिपोर्ट बनाने के लिए आ रहे थे, वो तीनों ब्रिटिशर्स थे। इंडियंस ये डिमांड कर रहे थे कि इस कमीशन के अंदर इंडियंस भी होने चाहिए। आप हमारे लिए फैसला करने आ रहे हो, हमारे लिए निर्णय लेने आ रहे हो, तो हमारे लोग भी आपके साथ होने चाहिए ताकि हम आपको समझा सकें अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं किया इस चीज को, इसलिए उसको बॉयकॉट किया गया। चलिए ठीक है, फेल हो गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन फेल होने के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं। देखिए हालात अभी बिगड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी दोबारा से कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट शुरू होने से पहले का, कहते हैं ना समंदर, देखो ऊपर से देखने में समंदर बड़ा अच्छा लगता है, शांत सा पानी की लहरें चल रही है, लेकिन समंदर शांत है तो ये मत समझो ये किसी तूफान के आने की आहट हो सकती है। और समंदर के नीचे जब जाओगे ना, ऊपर से आराम से दिखता है, शांत दिखता है, लेकिन यही समुंदर अगर जब उफान पे आता है, यही लहरें जब उफान पे आती हैं तो तबाही मचा देती हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। इरविन समझ गया इन चीजों को। उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या किया,
1929 में डिक्लेरेशन किया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यानी कि हम आपको सेल्फ गवर्नेंस तो दे देंगे, आप अपने देश को चलाइए, लेकिन सुप्रीम जो पावर होगी वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में होगी। हम आपकी गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, हम आपकी गवर्नमेंट को कभी भी इमरजेंसी लागू कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह का डोमिनियन स्टेटस जो है देने का ऑफर किया गया कि ठीक है तुम सेल्फ गवर्नेंस करो, क्योंकि सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड हो रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है चलाओ अपने देश को, आप लोग चलाओ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाओ, लेकिन बॉस हम लोग रहेंगे। तो इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। लेकिन ये बात अक्टूबर 1929 में ऑफर किया इरविन ने डोमिनियन स्टेटस के लिए। इसके 2 महीने के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई और लोगों ने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लाहौर में दिसंबर 1929 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सभा बुलाई गई, एक सेशन रखा गया जिसका प्रेसिडेंट बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और यहां इसी 1929 की सभा में यह घोषणा की गई कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की और उन्होंने एक चीज और डिक्लेयर की कि अब हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1929 के लाहौर सेशन में। देखिए हमारा देश तो 26 जनवरी को आजाद नहीं हुआ, 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था। तो हम इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन ये डेट काफी हिस्टोरिकल है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस डेट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस डेट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए हमारे देश के संविधान को, जो कि नवंबर में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको 2 महीने के लिए रोका गया और 26 जनवरी को 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू किया गया। क्यों? इस डेट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए। तो लाहौर सेशन हुआ और लाहौर सेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। अब महात्मा गांधी ने अपनी एक लिस्ट बनाई, बहुत सारी डिमांड्स की एक लिस्ट बनाई और 31 जनवरी को, देखिए 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और उसके 3-4 दिन के बाद में ही 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई और इरविन को भेजी, वायसरॉय इरविन को भेजी कि आप हमारी ये सारी शर्तें मान लीजिए। लेकिन इरविन ने उन शर्तों को नहीं माना। अब नहीं माना तो गांधी जी ने उसमें एक क्लॉज डाल दिया था, पहले लिख दिया था, अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, कानूनों को तोड़ देंगे, आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इरविन ने इन शर्तों को नहीं माना तो फिर गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी ने अपने गुजरात में उनका आश्रम है, साबरमती आश्रम, वहां से उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया, जिसे और वो पहुंचे गुजरात में दांडी के पास, समंदर के किनारे दांडी एक जगह है वहां पे। तो ये अपने 72 और दूसरे डेलीगेट्स के साथ, इनके फॉलोअर्स थे, 72 लोगों को लेकर के पैदल चलते गए, लोग इनसे जुड़ते गए और समंदर के किनारे दांडी में जाकर के गांधी जी ने फिर दांडी मार्च मीन्स दांडी में जाकर के नमक कानून तोड़ा और ये डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। तो दोस्तों अभी इस पार्ट में इतना ही काफी है। हम लोग पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप दैट you are able to understand what we are reading and you are able to now give some small answers. See you.